पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। पहला ऑप्शन है आधी होती है, बी ऑप्शन है दुगुनी होती है, सी है तिगुनी होती है, डी है चौथाई होती है। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी माने क्या होता है? फोकस दूरी माने होता है एफ, और वक्रता त्रिज्या माने होता है आर। तो हम क्या देखते हैं, पहले इसमें दिया गया है फोकस दूरी माने एफ बराबर पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। यदि वक्रता त्रिज्या पहले दिया गया हो और फोकस दूरी बाद में दिया गया हो, तो जो पहले दिया होगा वो पूछा जाएगा। तो पहले यदि वक्रता त्रिज्या दिया गया हो माने r दिया गया रहेगा, तो हमको पूछेगा r बराबर क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे? 2f, अर्थात फोकस दूरी की दुगुनी जब दिया रहेगा पहले वक्रता त्रिज्या तो होगा दुगुनी होती है जी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हम क्या देखते हैं? एफ बराबर r/2। तो वक्रता त्रिज्या को r से हम सूचित करते हैं, तो r एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। r/2 का मतलब हुआ आधी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित माना होता है बड़ा, याद रखिएगा। काल्पनिक कहो या आभासी कहे, ध्यान रखिएगा। आभासी हो या फिर काल्पनिक हो, प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण, और सी है उत्तल दर्पण, और डी है सभी दर्पण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। कैसे? तो अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु जो होगा वो P और F के बीच होना चाहिए। वस्तु जो होगा वो P और F के बीच स्थित होगा, तब ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है, और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है, माने आवर्धित बनता है। लेकिन वहीं पे उत्तल दर्पण में देखा जाए, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक है तो सीधा होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा बनता है। समतल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, वस्तु की जो आकार होती है उसके बराबर होता है प्रतिबिंब की आकार, अर्थात वस्तु की जो साइज होगी तो प्रतिबिंब के साइज के बराबर होगी, माने बराबर साइज का बनता है, बराबर साइज का बनेगा। किसमें? तो समतल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा केवल एक ही कंडीशन है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, लेकिन वह प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब माने बना प्रतिबिंब बड़ा होना चाहिए और काल्पनिक होना चाहिए, वो किस दर्पण में बनेगा? तो अवतल दर्पण में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है ए नंबर उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब जो बनाता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा याद रखिएगा आभासी होगा, अर्थात काल्पनिक हो। आभासी या काल्पनिक इसी को कहा जाता है। और सीधा होगा, वस्तु की अपेक्षा यह सीधा होगा, और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। इसीलिए
हम साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी है परावैलिक दर्पण का। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा? तो सोलर कुकर में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का जो उपयोग है किस किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हमको यहाँ पे सोलर कुकर दिया, तो सोलर कुकर का स्थान पर कुछ और दे देगा, तो किस किस में इसका उपयोग करेंगे हम उसको जानेंगे। तो पहला याद रखेंगे हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा जानेंगे जो नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। रोगियों के कान नाक गला के जांच में कौन उपयोग करते हैं? डॉक्टर उपयोग करते हैं इसका। डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं रोगियों के कान नाक गला का जांच करने में। ठीक है, याद रखिएगा। गले के जांच में इसका उपयोग करते हैं रोगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखेंगे सौर भट्टियाँ में, सौर जो भट्टी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद सर्च लाइट में, सर्च लाइट। इसके बाद अग्रदीप ले लो, अग्रदीपों में। ठीक है, टॉर्च में, टॉर्च के जो होते हैं दर्पण आगे में लगा होता है उसमें अवतल दर्पण होगा। इसके बाद टेबल लैंप होता है, टेबल लैंप में उपयोग किया जाता है। लैंप में इस सब में परावर्तक के रूप में हम उपयोग करते हैं। किसके रूप में उपयोग करेंगे? परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं वो रोगियों के कान नाक गले को देखने के लिए इसका उपयोग करेंगे। सौर भट्टियाँ में करेंगे, सर्च लाइट में करेंगे, अग्रदीप में करेंगे, टॉर्च टेबल लैंप में करेंगे। तो सर्च लाइट अग्रदीप टॉर्च और टेबल लैंप में जो होता है मुख्य रूप से परावर्तक के रूप में कार्य करता है। और एक हमारा यहाँ दिया ही गया है सोलर कुकर। तो इस सब में किसका उपयोग होगा? अवतल दर्पण। इसका आंसर ए नंबर होगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, ना कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है समतल और उत्तल। तो हम पहला क्वेश्चन में बताए हैं कि काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब अवतल उत्तल और समतल तीनों में है, लेकिन अवतल में आभासी के अतिरिक्त वास्तविक प्रतिबिंब भी बनती है। याद रखिएगा, अवतल में आभासी प्रतिबिंब के अलावा वास्तविक प्रतिबिंब भी बनती है, लेकिन उत्तल और समतल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, समतल और उत्तल। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? पहला ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो इसका आंसर होगा बी। अब कौन कौन सा 2 नियम है हम देखते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही समतल में होगा। आपतित किरण जो होगा और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर जो डाला गया विलंब होगा वो सभी एक ही समतल में होगा। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, अर्थात आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक समतल दर्पण है, ये हो गया समतल दर्पण, और सूर्य की प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ती है यहाँ O बिंदु पर। तो जो किरण किसी सतह पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण, तो ये हो जाएगा आपका आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर सतह पर पड़ेगी वो होगा आपतन बिंदु, तो ये हो जाएगा आपतन बिंदु। और ये देखिए टकरा कर लौट रही है, तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होता है। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो डाल रहे हैं हम अभिलंब जो डाले हैं वो सब एक ही समतल में इसी ओर है। और दूसरा कहता है आपतन कोण, तो ये जो होगा आपतन कोण है I, और ये जो है आपतन परावर्तन कोण है R, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, अर्थात कोण I बराबर कोण R होगा। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब से जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, और ये अभिलंब डालें तो इस बीच में यही कोण बना, तो इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब से जो कोण बनेगा उसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये कोण परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए ऑप्शन है अनंत, बी है 0, सी है 100 सेंटीमीटर, और डी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहता है फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यदि यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी न पूछकर हमको पूछ देता कि समतल दर्पण की आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण की जो आवर्धन होता है, समतल दर्पण की आवर्धन याद रखिएगा, समतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो +1 होता है, अर्थात m बराबर जो होगा 1 होगा, धनात्मक होगा, लेकिन +1 होता है किसका, समतल दर्पण का आवर्धन। यदि आपको उसी तरह से पूछ देगा, मान लीजिए पूछ दिया कि समतल दर्पण की आवर्धन होती है, क्वेश्चन दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा इसी तरह से 1, 0, -1 और डी कोई नहीं। तब क्या करेंगे, तो हम देखते हैं समतल दर्पण की आवर्धन क्या होती है, +1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, दिया गया है फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, तो एफ फोकस दूरी होता है एफ, जो दिया किस में गया प्लस में। तो हम जानते हैं यदि किसी गोलीय दर्पण का एफ और आर अर्थात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, आर माने होता है वक्रता त्रिज्या, क्या हो, धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो, तो वह दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण होगा, वह दर्पण उत्तल होगा। और एफ या फिर आर फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको फोकस दूरी धनात्मक दिया गया, धनात्मक दिया गया माने दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दीजिए केवल कि यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक है तो वह दर्पण उत्तल है। ठीक है, और किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है तो वो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है हवा निर्वात, हवा या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन है 3 ×
10⁸ मिलीमीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा, निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल या हवा में, वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, अर्थात इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। यदि यहाँ पे हवा न पूछ के कांच पूछ दे कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, तो याद रखिएगा कांच में होता है प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अर्थात हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में अर्थात हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का हम उपयोग करते हैं? तो बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में, हजामती दर्पण में हम किसका उपयोग करेंगे? तो पहला ऑप्शन देखते हैं समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? ठीक है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला होगा वही हजामती दर्पण के रूप में, अर्थात दाढ़ी बनाने में। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, डॉक्टर क्या करता है? नाक, कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं वो इनके जांच में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसके जांच में? तो नाक, कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं उसके जांच में डॉक्टर इसका उपयोग करता है अवतल दर्पण का। तीसरा याद रखना, सर्च लाइट, गाड़ी के अग्रदीप, गाड़ी के जो अग्रदीप होते हैं, आगे का जो होता है बल्ब, अग्रदीप, गाड़ी के अग्रदीप। इसके बाद टॉर्च, टेबल लैंप, टेबल जो लैंप होता है, ठीक है, उस सब में किसका उपयोग होगा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। साथ में सोलर कुकर में, सोलर जो कुकर होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है, सौर भट्ठी में, याद रखिएगा। इस सब में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग भी देखेंगे। तो साथ ही उत्तल दर्पण के उपयोग में देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग है मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में हम करते हैं। किस किस में? मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। और सड़क या गली में जो स्ट्रीट लाइट रहते हैं उसमें परावर्तक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है सड़क और गली, ये यहाँ जो होते हैं स्ट्रीट लाइट लगा हुआ, उसके परावर्तक के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं।